ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड टुडे किस तरह से हमारी पर्सनालिटी और हमारे मेंटल पैटर्न्स पता लगाए जा सकते हैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू। सो ये सेशन आपको ये बताएगा कि न्यूमरोलॉजी हमारी कैसे हेल्प करेगी ये समझने में कि हम सोचते कैसे हैं, हमारे दिमाग में क्या चलता है, हमारी पर्सनालिटी को क्या चीज़ अफेक्ट करती है, वाई डू वी बिहेव, हाउ वी बिहेव, कैसे हम जो बिहेव कर रहे हैं उसके लिए हम प्रोग्राम्ड हैं, वायर्ड हैं, हमारे मेंटल पैटर्न्स कहाँ से आते हैं और कैसे पता लगाएं और कैसे चीज़ों को चेंज करें, क्यों हम लाइफ में स्टक हो गए हैं और क्यों सेम चीज़ों को, सेम पैटर्न्स को, सेम लोगों को बार बार वापस हम लाइफ में अट्रैक्ट करते जा रहे हैं और रिपीट कर रहे हैं उन पैटर्न्स को। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग इन दिस वीडियो। इसमें हम समझेंगे न्यूमरोलॉजी के दो इंपॉर्टेंट नंबर्स, जो एक हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स बताएगा और दूसरा हमारा लाइफ पाथ बताएगा। पर्सनालिटी ट्रेट्स मतलब बाहर से लोग आपको कैसे देखते हैं, आपकी पर्सनालिटी, आउटर पर्सनालिटी क्या है और कैसे लोग आपको परसीव करते हैं, समझते हैं कि आप कैसे हैं, वो आपकी पर्सनालिटी नंबर होगा। और एक होगा लाइफ पाथ नंबर, जिसमें आप ये समझेंगे कि आप अंदर से क्या सोचते हैं, आपके मेंटल पैटर्न्स क्या है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चलता है और क्यों आप बार बार लाइफ में स्टक हो रहे हैं, सेम चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं और कैसे। इस पूरे सेशन का मोटिव ये है कि उन पैटर्न्स को हम ब्रेक कैसे करें। एक ऑटोमेटिक बिहेवियर, ऑटोमेटिक थॉट पैटर्न जो हमारे अंदर अपने आप आता है, हम रोज उठते हैं, सेम तरीके से सोचते हैं, सेम तरीके से चीजें करते हैं, ऑटो पायलट मोड पे होते हैं और हम कॉन्शियसली कभी सोचने की कोशिश ही नहीं करते कि क्या ये इस चीज को डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है, क्या जो कुछ मैं सोच रही हूँ वो एक मेरा पैटर्न है और सेम सेम बिहेवियर रिपीट हो रहा है एवरी डे, क्योंकि हम कभी कॉन्शियसली सोचने की कोशिश ही नहीं करते। तो न्यूमरोलॉजी हमें एक गाइडेंस की तरह हेल्प देती है ये समझने में किस तरह की प्रोग्रामिंग हमारे माइंड में की गई है। हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, हमारा माइंड प्रोग्राम्ड होता है और हमें बहुत सारी चीज़ें माइंड में प्रोग्राम की तरह चलती है कि एक सिमिलर बिहेवियर, सिमिलर तरह का रिस्पॉन्स आप चीज़ों को देते हैं और आप कभी खुद ही नहीं समझ पाते कॉन्शियसली कि कैसे इन चीज़ों से बाहर आना है। आप पूछेंगे क्यों पता लगाना है कि लाइफ में हम इन पैटर्न्स, कौन से पैटर्न्स हैं और क्यों उन्हें ब्रेक करें, क्योंकि हर चीज़ लाइफ की रूल हो रही है इन पैटर्न्स के थ्रू। आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, आपका करियर कैसा है, क्यों आप आज स्टक हो गए हैं, क्यों आप बार बार मिस्टेक्स, सेम मिस्टेक्स को रिपीट कर रहे हैं, ये सब पता चलेगा आज इस सेशन में। तो आपके पैटर्न्स का पता लगाएंगे और क्या चैलेंजेस से, क्या ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आ रही है, उसको कैसे तोड़ेंगे वो पता लगाएंगे। इस वेबिनार के बाद आप एक चीज समझ पाएंगे लाइफ में कि आपके मेंटल पैटर्न्स क्या हैं और किस तरह से उसे ब्रेक किया जाए। वो नेगेटिव साइकिल्स जो बार बार सेम चीजें आपकी लाइफ में रिपीट कर रही है, उसको ब्रेक कैसे किया जाए। सो व्हाट आर मेंटल पैटर्न्स, ये हम समझने वाले हैं। वो हमारी लाइफ को कैसे शेप करते हैं, हमारे थॉट्स को, हमारी चॉइसेस को। हमें लगता है हम कॉन्शियसली चूज कर रहे हैं लाइफ में हर चीज, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी बहुत सारे हमारे सबकॉन्शियस थॉट्स हैं जो हमें पता भी नहीं चलता कि हम ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर देते हैं। अब हम हर बार अगर ये सोचते हैं कि मैंने उस सिचुएशन में गुस्सा क्यों किया, मैंने इस तरह से रिस्पॉन्स क्यों दिया, और आप बाद में बैठ के कॉन्टेम्पलेट करते हैं कि हर बार मैं सेम गलती क्यों रिपीट करती हूँ। तो ये जब तक हम अनकॉन्शियसली चीजों को बिहेव कर रहे हैं लाइफ में और कॉन्शियसली समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तब तक आप इस बिहेवियर को रिपीट करते रहेंगे। तो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग क्या है आज समझते हैं, और ये रिकग्नाइज करना इंपॉर्टेंट ही क्यों है, ये ब्रेक करना इंपॉर्टेंट ही क्यों है लाइफ में, गेम ऑफ लाइफ क्या है, आज मैं आपको ये समझाने वाली हूं इस वीडियो के थ्रू। तो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए कि हमारा जो माइंड है उसके दो पार्ट हैं। एक है कॉन्शियस माइंड और एक है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड माइंड का सिर्फ 5 से 10% वो हिस्सा है जब आप पूरी तरह से अपने कॉन्शियसनेस, होशो आवाज में होते हैं और जो कुछ कर रहे होते हैं पूरे दिन में, जैसे किसी से बात करना और वो सारा काम करना, जब आपको पता होता है आप क्या कर रहे हैं लॉजिकली। बाकी 90 to 95% माइंड जो है वो सबकॉन्शियस माइंड है, जो बैक ऑफ द माइंड काम कर रहा होता है। वहां रखी होती हैं हमारी सारी मेमोरीज, हमारे सारे पैटर्न्स, हमने चाइल्डहुड में जो कुछ सीखा वो जाकर सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है, फाइल्स की तरह, कंप्यूटर में उन फाइल्स की तरह जो आप
भूल गए हैं, आपको लगता है कि आपको याद नहीं है कॉन्शियसली, पर सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ रखा हुआ है। वहां पर रखी है आपकी ये प्रोग्रामिंग जो आपकी लाइफ को चला रही है। और आप फील कर रहे हैं कि यार मेरे कंट्रोल में नहीं होता है मेरा मूड, बहुत सारी चीजें मेरी विल के अगेंस्ट हो रही है और मैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। तो वो सब आ रही है आपके सबकॉन्शियस माइंड से, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारे पैटर्न्स हैं, ये जो मेंटल पैटर्न्स है, वो हमारे रिकरिंग थॉट्स हैं जो बार बार दिमाग सोचता है और इन्फ्लुएंस करता है हमारे बिहेवियर को। एक तरह का पैटर्न है जो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता भी नहीं होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये रखा हुआ था। कोई फियर है, कोई एंजाइटी है, किसी तरह का कोई नेगेटिव थॉट बिलीफ सिस्टम है आपका, कोई ऐसी चीज जो रखी हुई है और वो आपके बिहेवियर को शेप अप कर रही है कि आप कैसे लाइफ में बिहेव कर रहे हैं। और आप ये समझ भी नहीं पा रहे, आप ये जान भी नहीं पा रहे कि ये आ कहाँ से रहा है, क्यों मैं ये सेम चीजें हर बार रिपीट कर रहा हूँ। तो ये सब कॉन्शियस थिंकिंग जो है, ये ऑटोमेटिक थॉट्स हैं। इनको आप जब तक आप अवेयर नहीं होंगे आप इन्हें समझ नहीं पाएंगे, आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये समझने की कोशिश करते हैं न्यूमरोलॉजी कैसे एक टूल है जो हमें अवेयर बनाता है, इनर अवेयरनेस की तरफ लेके जाता है। आज वो समझेंगे। और नंबर्स रिवील करते हैं आपका सोल ब्लूप्रिंट। यस, दैट्स ट्रू। आपकी सोल क्या सीखने आई है, क्या लेसन्स हैं, किस तरह के ऑटोमेटिक थॉट से आपको बाहर निकलना है। प्रोग्रामिंग करके दी गई है कि इस तरह से ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे। आपका काम है इस लाइफ टाइम में उससे बाहर निकलना, उसको ब्रेक करना और उससे बाहर निकलना, और ये कॉन्शियसनेस में ये रियलाइज कर पाना कि ये मेंटल पैटर्न्स जो है ये मैं नहीं हूँ। ये मेंटल पैटर्न्स मुझे मेरे लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इनको ब्रेक करके मुझे इससे बाहर निकलना है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होगी। ये वीडियो देखने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि कैसे आप लाइफ में अपने ऑटोमेटिक थॉट्स को अवेयरनेस में लेकर आए, उनको समझें और फिर उन्हें ब्रेक करें। तो न्यूमरोलॉजी में दो नंबर्स इंपॉर्टेंट होंगे जो आज हम बात करने वाले हैं, मैं आपको समझाने वाली हूँ। एक होगा आपका बर्थ नंबर और एक होगा आपका लाइफ पाथ नंबर। बर्थ नंबर और लाइफ पाथ नंबर, दो नंबर्स कैलकुलेट कैसे करना है अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठे या अपने मोबाइल में नोट करें और आप फाइंड आउट करें अपना बर्थ नंबर और लाइफ पाथ नंबर, जिससे हम निकाल पाएंगे आपका माइंड सेट, आपके फियर्स और आपका डिफॉल्ट रिस्पॉन्स हर सिचुएशन में क्या होता है। उससे पहले समझते हैं गेम ऑफ लाइफ। तो बहुत कुछ आफ्टर रीडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स मैं समझ पाई कि गेम ऑफ लाइफ एग्जैक्टली ये है बेसिकली, जो ये मेरे क्रिएटिव ब्रेन समझ पाया और जिसने बनाया कि बेसिकली लाइफ में एक है हमारा रूट नंबर, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ अभी कुछ देर में कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो न्यूमरोलॉजी में एक नंबर है रूट नंबर और दूसरा नंबर है आपका लाइफ पाथ नंबर। तो ये लाइफ पाथ नंबर जो है वो आपको बताने वाला है कि लाइफ में किस तरफ जाना है, और रूट नंबर वो नंबर है जहां से आप सब कुछ स्टार्ट करते हैं। तो रूट, न्यूमरोलॉजी में रूट नंबर है हमारा मूलांक, मूल अंक, जहां से चीजों की शुरुआत होती है। जो आपकी मेंटल कंडीशनिंग है बचपन में 7-8 ईयर्स तक मैक्सिमम चीजें आपने सीख ली है। सबकॉन्शियस माइंड जो है, एक 7 साल के बच्चे के अंदर सिर्फ एक सबकॉन्शियस माइंड ही दिया जाता है, गॉड ने हमें ऐसे ही बनाया है। तो 7 ईयर्स की एज तक आप जो कुछ सुन रहे थे, जो कुछ देख रहे थे, जो महसूस कर रहे थे, वही आपकी लाइफ की स्टोरी, पर्सनालिटी पूरी लाइफ टाइम के लिए बन जाती है। तो रूट नंबर आपकी वो कंडीशनिंग है जो सोसाइटी, पेरेंट्स और आपके पियर्स और आपकी टीचर्स ने आपके अंदर ऑलरेडी कर दी है। पर हमें किस तरफ जाना है, हमें लाइफ पाथ नंबर की तरफ जाना है, जो है हमारा भाग्यांक। न्यूमरोलॉजी में, हिंदी में इसे कहते हैं भाग्यांक। तो लाइफ पाथ नंबर की तरफ आपको बढ़ना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लैडर रूट नंबर से जाती है लाइफ पाथ नंबर की तरफ। तो जर्नी ऑफ लाइफ या गेम ऑफ लाइफ क्या है, कंडीशनिंग कर दी जाएगी रूट नंबर की, बनना है लाइफ पाथ नंबर। और ये रूट नंबर मैक्सिमम टाइम ऑपोजिट होगा लाइफ पाथ नंबर से। मतलब ये जो ट्रेट्स आपके अंदर भरे जाएंगे बचपन से, ये आपको बिल्कुल उल्टे दिए जाएंगे, जिससे आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाए लाइफ पाथ नंबर से। लेकिन आपको बढ़ना होगा लाइफ पाथ नंबर की तरफ। लाइफ पाथ नंबर की तरफ कैसे बढ़ेंगे, अगर सब कुछ लाइफ में ठीक चल रहा होगा, आप सोचेंगे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, सब कुछ ठीक है, तो कभी आप कोशिश नहीं करेंगे चेंज होने की। आप कहेंगे जो मेरी पर्सनालिटी है वो मेरी पर्सनालिटी है। बट देन अगर लाइफ में मिली प्रॉब्लम्स, पेन, हर्ट, तो आप पूछेंगे, आप स्टक हो जाएंगे, आप रुक जाएंगे और आप पूछेंगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मैं फंस गई हूँ, या तो हेल्थ में, या करियर में, या
रिलेशनशिप्स में क्यों ये ट्रॉमा मुझे ही को दिया जा रहा है, तो आप क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आंसर मिलेगा कि आपको कुछ अपने अंदर चेंज करना है। क्या चेंज करना है आज हम समझेंगे। क्या आपके मेंटल पैटर्न्स हैं, क्यों बार बार सेम चीजों को रिपीट कर रहे हो, ये हम समझेंगे। तो यूनिवर्स एक मिरर है। यूनिवर्स हमें वो चीज दिखाता है जो हमारा ही एक पार्ट है, अनहील्ड पार्ट है जो हमारे अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी दिन उठे और उस दिन आपका मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है और आपको अंदर अंदर बहुत खराब फील हो रहा है, केओटिक, और अंदर ही आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो आप उठेंगे और देखेंगे, बाहर जाएंगे कि घर के बाहर कोई लड़ाई कर रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है। आप कुछ देर बाद ऑफिस के लिए निकलेंगे, आप रास्ते में देखेंगे वहां पे भी लड़ाई हो रही है। जब आप ऑफिस पहुंचेंगे तो देखेंगे वहां पे भी झगड़ा हो रहा है। जब आप हर जगह एक chaotic एनवायरनमेंट देखना शुरू करेंगे तो एक चीज आप उस वक्त महसूस करें, समझें कि ये झगड़ा बाहर इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि वो आपके अंदर है। तो जो चीज हमारे अंदर है यूनिवर्स हमें वही दिखा रहा है। अगर आप अपने में मस्त हैं, आप बिल्कुल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, आप खुश हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उस रास्ते से निकल जाएंगे या वो सब चीजों से आप जा रहे होंगे, गुजर रहे होंगे, और आपको कोई झगड़ा कर रहा है नजर भी नहीं आ रहा होगा, आपको सिर्फ अच्छी चीजें नजर आ रही होगी। तो लोग हमें मिरर करते हैं, जो एनर्जी हमारे अंदर है वही रिफ्लेक्ट करके बाहर हमें दिखाई जाएगी। दूसरे लोगों में जो प्रॉब्लम, इसे ऐसे देखिए कि जो चीज आपको दूसरों में पसंद नहीं है, जो चीज आपको दूसरों के अंदर ट्रिगर करती है और आपको लगता है कि ये, आई हेट दिस, ये चीज मुझे इसके अंदर पसंद नहीं है, क्या वो हमारा ही पार्ट तो नहीं है? क्या वो हमारे अंदर तो एक ऐसी चीज नहीं है जो अनहील्ड है? राइट, तो ये समझने की कोशिश करेंगे और डिटेल में। उससे पहले मैं आपको बता दूं रूट नंबर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। रूट नंबर जो है वो आपको कैलकुलेट करना है, बड़ा ही सिंपल सा मेथड है। आप लिखिए अपनी डेट ऑफ बर्थ और उसको लिखिए एक फॉर्मेट में DDMMYYYY। राइट, तो आप पूरा लिख लीजिए, डेट, मंथ एंड ईयर, फुल डेट ऑफ बर्थ। इसमें अभी उठाइए सिर्फ अपनी डेट, और डेट अगर सिंगल नंबर डिजिट है तो वो आपकी, वो नंबर 1 to 9 के बीच में होगा। कोई डेट आपकी होगी 1 से लेके 9 के बीच में, तो आपका वो रूट नंबर हो गया। अगर इफ इट इज अ डबल डिजिट, जैसे कि अगर ये 25 है तो 2 + 5 = 7, तो आपका रूट नंबर हो गया 7। तो इस तरह से आप देखेंगे, अगर ये 19 रहेगा तो 1 + 9 10, 10 बन जाएगा, 1 + 0 फिर से 1। अगर ये 29 है आपका डेट ऑफ बर्थ तो 2 + 9 = 11, अगेन 1 + 1 = 2। तो रूट नंबर, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 10 है तो 1 हो जाएगा, 20 है तो 2, और 30 है तो 3। इस तरह से आप अपना रूट नंबर कैलकुलेट करेंगे। अगर सिंगल डिजिट है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, तो आप सिंगल डिजिट में रखेंगे उसे, वो हो ही जाएगा आपका 1 to 9 के बीच में। इफ इट इज अ डबल डिजिट नंबर तो आप उसे सम अप करके एक सिंगल डिजिट में रिड्यूस कर लेंगे। तो ये हो गया आपका रूट नंबर। लाइफ पाथ नंबर के बारे में कुछ देर बाद बात करेंगे, हम समझेंगे, पहले समझते हैं आपकी पर्सनालिटी। तो रूट नंबर, मूलांक, जो आपकी डेट है, ना मंथ ना ईयर, सिर्फ डेट जो है वो बताती है आपकी पर्सनालिटी। तो आपकी पर्सनालिटी हर एक नंबर को एक ऐसे समझिए कि एक प्लैनेट दिया गया है। अगर उस प्लैनेट को अगर आप डिटेल में समझ लेंगे तो आप अपने आप को समझ लेंगे या दूसरों को समझ लेंगे। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 1, या फिर उसका सम है 1 सिंगल डिजिट, या फिर आपने जब एडअप किया और रिड्यूस किया डबल डिजिट को तो आया 1, तो आप हैं सन। आप में है सन की क्वालिटीज। आप हैं एक लीडर, सेल्फ ड्रिवन, एम्बिशियस, बॉर्न टू स्टैंड आउट विद ओरिजिनलिटी। आप किंग हैं सोलर सिस्टम के, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप में बहुत ज्यादा फीलिंग है कि मुझे अपने पैरों पर खड़े होना है, मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। सन की क्वालिटीज, मैं प्रोवाइडर बनूं, मैं किंग बनूं, मैं जहां जाऊं वहां शाइन करूं, ये सब क्वालिटीज आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो गई है क्योंकि आपका रूट नंबर है। मतलब बचपन से आपकी मेंटल कंडीशनिंग जो है, आपको ऐसी चीजें दिखाया जाने लगा, या फिर आपको ऐसा लगने लगा कि मुझे नंबर 1 बनना है। सन की क्वालिटीज आपने देखी आसपास लोगों के अंदर, या आपको ऐसा फील होता है अंदर से कि आप सन, और लोग जब आपको देखते हैं तो 1 नंबर वालों को देखा जाता है एज अ लीडर, कि ये इनमें लीडरशिप क्वालिटीज हैं, ये है नंबर 1। अगर है आपका डेट ऑफ बर्थ 2, तो आप में है मून की क्वालिटीज, आप है हार्मोनाइजर, पीस मेकर, आप सेंसिटिव हैं, इमोशनल हैं। अगर 1 सन, सन जो है वो फादर फिगर है, तो मून जो है वो क्वीन है, वो मदर फिगर है। ये पीस बना के रखते हैं, इनको लव जो है बहुत ही लविंग एनर्जी है इनके अंदर, और ये बैलेंस बनाते हैं रिलेशनशिप्स में। इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमोशंस, पर इनके मूड स्विंग्स भी वैसे ही होते हैं, जैसे मून का साइज हर दिन ऊपर नीचे होता है, अप डाउन होता है, वैसे ही नंबर 2 जो मून है उनका जो बॉटल अप ऑफ इमोशंस, बहुत ज्यादा भर जाना और फिर एकदम से वोल्केनो फट जाना। तो इनके इमोशंस ऊपर नीचे हर दिन होते हैं, ये काफी अनरेगुलेटेड इमोशंस इनके अंदर होते हैं, बट दे आर
good with people. One number wala is leader. One number is all about leadership, practical goals, proving something, and becoming something in life, independent. Two is all about relationships, right? 3 नंबर है जुपिटर. जुपिटर है बृहस्पति इन हिंदी, जिसका मतलब है जुपिटर एक गुरु है, कम्युनिकेटर है, विजडम, जॉय, एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी. इनको लोगों को एंटरटेन करना बहुत पसंद है, इनको बातें करना बहुत पसंद है, ये बहुत बातें करते हैं, ये इंस्पायरिंग पर्सनालिटी होते हैं, जोक्स मारेंगे, बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे जब स्टेज पर जाएंगे कि लगेगा इनको बहुत कुछ आता है. तो 3 नंबर क्रिएटिव है, बचपन से ही आप देखेंगे या तो ये स्टेज पर चढ़ना इनको बहुत पसंद होता है, किसी तरह से ये डांसिंग, सिंगिंग, कोई तरह की क्वालिटी, कोई तरह की क्रिएटिविटी, राइटिंग, कुछ तो ऐसा करते हैं जो इनको क्रिएटिव साइड पर. क्योंकि क्रिएटिविटी और डिसिप्लिन साथ में नहीं चलता है, तो डिसिप्लिन की कमी इनके अंदर बहुत होती है. और ये स्कैटर्ड एनर्जी है, ये क्रिएटिव लोग कभी भी कुछ भी करते हैं, तो इनको आप एक पर्टिकुलर चीज में नहीं बांध सकते हो कि ये टाइम पे ये करना है ये चीज. ये बच्चे आपको हमेशा 3 नंबर वाले ऐसे दिखेंगे जो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे बट क्रिएटिवली सोचते हैं चीजों को. दिस इज नंबर 3. नंबर 4 अगर आपका है रूट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, तो आपका नंबर बनता है राहु का नंबर. अब नंबर 4 और 7, आगे हम 7 की बात करेंगे जो कि केतु होगा. तो नंबर 7 विल बी केतु और नंबर 4 इज राहु. चलिए मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाऊंगी कि ये राहु और केतु बने कैसे और इनकी क्वालिटीज कैसे आती है. क्योंकि राहु और केतु कोई फिजिकल प्लैनेट्स तो है नहीं जो एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स, सोलर सिस्टम के अंदर. ये एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है जिनसे ये बनाया गया सिर्फ समझाने के लिए, आसान करने के लिए न्यूमरोलॉजी को. सो राहु और केतु कैसे बने? तो समुद्र मंथन हो रहा था, एक तरफ थे देवताज और एक तरफ थे असुर, डीमंस, राक्षस. दोनों को मिलके करना था समुद्र मंथन और निकालना था अमृत. अब वो अमृत पीकर सबको होना था अमर, सबको होना था इमॉर्टल. सो हुआ ये कि इन्होंने समुद्र मंथन किया, बहुत सारी चीजें निकली और फाइनली जाकर पॉट ऑफ नेक्टर, जो कि कलश था जिसके अंदर अमृत रखा था, वो निकल आया बाहर. जब वो निकल आया तो अब सारे देवताज ने सोचा कि हम पी लेंगे, हम तो इमॉर्टल हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर अगर डीमंस, असुर जो हैं, उन्होंने ये पी लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो भी इमॉर्टल हो जाएंगे. तो विष्णु जी को बुलाया और बोला आप संभाले इस सिचुएशन को कि क्या करना चाहिए. नीचे आए विष्णु जी मोहिनी बनकर, मोहिनी अवतार में, कहा सारे देवताज एक लाइन में बैठ जाएं, आपको भी अमृत मिलेगा, और सारे डीमंस जो हैं वो एक लाइन में बैठ जाएं, आपको भी अमृत मिलेगा. अब उनका प्लान तो कुछ अलग ही था, वो सिर्फ देवताज को देने वाले थे. अब वो जो देवतास को जब पिला रहे थे ये अमृत, तो डीमंस में एक राक्षस जो था उसका नाम था स्वर भानु, जो समझ गया कि ये फ्रॉड करने वाले हमारे साथ, हमें नहीं देंगे और ये तो गलत है, हमने भी मेहनत करी है इसे निकालने के लिए, तो हम भी डिजर्व करते हैं. तो उसने क्या किया, उसने अपना फेस चेंज किया, वो एक देवता के फॉर्म में आ गया और सन और मून के बीच में जाके लाइन के अंदर बैठ गया उस अमृत को पीने के लिए. जब तक विष्णु जी उसके पास पहुंचे, उन्होंने गलती से उसको पिला भी दिया, अमृत यहां तक पहुंच गया. वैसे ही सन और मून को पता चल गया कि वो एक डीमन है, स्वर भानु है, और उन्होंने लाइट डाली उसके ऊपर और विष्णु जी से कहा अगर अरे आपने गड़बड़ कर दी, आपने इसको पिला दिया, ये तो एक डीमन है. तो विष्णु जी मोहिनी से तुरंत बने वापस विष्णु अवतार में आए, अपना चक्र निकाला और उसका सर काट दिया. जैसे ही उसका सर काटा, क्योंकि अंदर चला ही गया था अमृत, तो वो अमर हो गया, वो इमॉर्टल बन गया स्वर भानु. और हेड वाला पार्ट जब यहां से काटा तो ये रह गया राहु और नीचे बॉडी रह गई केतु. तो 4 हो गया हेड और 7 हो गया बॉडी केतु. तो समझते हैं राहु 4 क्या हुआ. तो राहु जो है वो हेड है. अब हेड क्या है? हेड जो है उसके पास माइंड है, ब्रेन है, वो सोचता है, उसके पास सारे सेंसेस हैं. तो वो उसके पास ईयर्स हैं सुनने के लिए, आईज हैं देखने के लिए, नोज है स्मेल करने के लिए, और टेस्ट करने के लिए टंग है. तो राहु इज वेरी एम्बिशियस, उसको वो मटीरियलिस्टिक है, उसको लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, उसे फाइनेंशियली बहुत बड़ा बनना है. वो एक डिसिप्लिन पर्सन भी है. 3 नंबर वाले डिसिप्लिन नहीं होंगे लेकिन 4 नंबर वाले डिसिप्लिन बहुत होंगे, ग्राउंडेड होंगे. स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, हमेशा राहु को चाहिए मेरे पास बहुत कुछ होना चाहिए, आई शुड हैव दिस, आई शुड, अटैचमेंट इश्यूज हैं, कंट्रोल इश्यूज हैं, ये सारे 4 नंबर के प्रॉब्लम्स हैं. पर ये बहुत डिसिप्लिन है. कोई नंबर अच्छा नहीं है, कोई नंबर बुरा नहीं है.
हर नंबर के प्रोज हैं, कॉन्स हैं, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपनी क्वालिटीज हैं, अच्छा बुरा सब कुछ है। और हर नंबर की रिक्वायरमेंट है सोसाइटी में अलग अलग तरीके से। बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, पर एम्बिशियस बहुत ज्यादा होते हैं। माइंड हमेशा चलता रहता है, एंग्जाइटी प्रॉब्लम हो जाती है, ओवर थिंक करते हैं, बहुत सोचते हैं चीजों के बारे में, रेस्ट नहीं कर पाते हैं, माइंड हमेशा रनिंग करता रहता है और बहुत कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। स्टेबिलिटी इनको चाहिए और कंट्रोल इनको अपने हाथ में चाहिए। नंबर 5 नेक्स्ट जो है वो है मरकरी। मरकरी है इन हिंदी बुध का नंबर। बुध है बुद्धि, बुद्धि इंटेलिजेंस। तो नंबर 5 वाले बहुत इंटेलिजेंट हैं, ट्रैवलर्स हैं, एक्सप्लोरर्स हैं, फ्रीडम लवर्स हैं। सबसे छोटा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में और सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है, सबसे कम देर में सन का चक्कर लगा लेता है। ओनली 88 डेज में सन का एक चक्कर मरकरी लगा लेता है। तो अपनी एज से कम दिखते हैं, छोटे दिखते हैं, फास्ट होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं, डिसीजन लेते हैं, माइंड बहुत रेस्टलेस होता है, एक जगह बैठ नहीं पाते हैं, जल्दी जल्दी ब्रेक इनको चाहिए होते हैं, ट्रैवल बहुत पसंद होता है, फ्रीडम लवर्स होते हैं, हमेशा जल्दी बोर हो जाना, नए नए एक्सपीरियंसेस को कॉन्स्टेंटली सीख करते रहना, हमेशा सोचते रहना कुछ नया हो। फियर ऑफ कमिटमेंट होता है, कभी भी सेम चीजें हर दिन नहीं करना चाहेंगे। 3 नंबर की तरह ही होते हैं थोड़े से, और रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके लिए नहीं है, ये जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। इनको हमेशा कुछ ऐसा चाहिए जिसके अंदर ये बार 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 नया एक्सपीरियंस सीख करते रहेंगे और जो है बार बार हर चीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है नंबर 6। नंबर 6 जो है वो वीनस का नंबर है, जो एक हिंदी में जैसे कहते हैं शुक्राचार्य, शुक्र की एनर्जी है। अगर नंबर 3 जुपिटर है जो बृहस्पति है, वो देवतास के गुरु हैं, तो नंबर 6 वीनस जो है वो डीमंस के गुरु हैं, वो राक्षसों के गुरु हैं। इनको चाहिए लाइफ में लग्जरी, पर ये बहुत ही लविंग नंबर भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से ले लेते हैं, नर्चरिंग है, सेंसिटिव से होते हैं, फैमिली को बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, केयर गिवर्स हैं। बट इनको चाहिए बेस्ट लाइफ में, लग्जरी, ब्रांड्स एंड बेस्ट थिंग्स इन लाइफ, नीट एंड क्लीन। अगर ये गर्ल्स हैं तो तैयार होने में काफी टाइम चाहिए, परफ्यूम्स बहुत पसंद है। तो वीनस इज ऑल अबाउट ब्यूटी, लग्जरी, नीट एंड क्लीन, एस्थेटिक्स, ये इनको बहुत पसंद है। इस तरह की पर्सनालिटी रहेगी नंबर 6 की। नंबर 7 अगर आपका है, तो जैसे मैंने कहा ये केतु का नंबर है। केतु जो है वो सिर्फ बॉडी है, क्योंकि राहु हेड जो चला गया वो चला गया नंबर 4 के पास। तो नंबर 7 रह गया केतु के पास बॉडी, जो एक, अब अगर आप सोचिए मेटाफोरिकली, अगर केतु के पास हेड नहीं है और वो सोचने की कोशिश कर रहा है, तो वो कंफ्यूज रहेगा, क्योंकि उसके दिमाग में लॉजिक नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है चीजों को। बट जिसके पास आंखें नहीं है, मेटाफोरिकली माइंड नहीं है सोचने के लिए, उसके पास क्या है? उसके पास इंट्यूशन है। तो वो सोचने की कोशिश करता है, लेकिन उसको हर चीज फील होती है। 4 वाला कहेगा आई थिंक, आई हैव। 7 वाला कहेगा आई फील। वो हर चीज फील करके करता है। स्पिरिचुअल नंबर है, इंट्रोस्पेक्टिव होता है बहुत, हमेशा अकेले रहने की आदत होना, एनालिटिकल होना, सोचते रहना। ये लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं लाइफ में, और इनको अकेलापन अच्छा लगता है, ये अकेले में रिचार्ज होते हैं और हमेशा ग्रुप में बात नहीं करेंगे, हमेशा जो है अकेले में 1 to 1 बहुत अच्छा कनेक्शन आपके साथ बनाएंगे, लेकिन इनको हमेशा मिसअंडरस्टूड फील होता है और इनको लगता है लोग हमें समझते नहीं है। तो ये अकेले डिटैच से होते हैं, गिवर भी होते हैं, बहुत इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, और इन्हें ऐसा इमोशनली डिस्टेंट रहने की आदत हो जाती है, जो एक प्रॉब्लम इनकी लाइफ में क्रिएट कर सकती है। नंबर 8 जो है वो सैटर्न का नंबर है। सैटर्न इज शनि इन हिंदी, एंड शनि इज ऑल्सो मनी, पावर, एम्बिशन, हार्डवर्क, कर्मा, मटीरियलिस्टिक, सक्सेस ओरिएंटेड। ये वो अचीवर्स हैं, मैनिफेस्टर्स हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें लाइफ में पावर बहुत पसंद है, जिन्हें पसंद है, इसकी वजह से ईगो भी डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से ये लाइफ में अपने आप को कभी कभार अपनी पावर को मिसयूज करते हुए अपने से छोटे लोगों को, वीक लोगों को डोमिनेट कर सकते हैं और अचीव। मटीरियलिस्टिक नंबर है, इन्हें पावर की बहुत आदत है, एम्बिशियस बहुत ज्यादा है, प्रेशर टू सक्सीड, हमेशा कुछ अचीव करते रहना, हार्डवर्क बहुत ज्यादा करते हैं। सक्सेस थोड़ी सी लेट मिल सकती है, लेकिन मिलेगी तो लॉन्ग टर्म मिलेगी। ये है शनि, पर काम बहुत करवाता है, हार्ड वर्किंग बनाता है ये उस पर्सन को, और मॉरल्स और एथिक्स को काफी इंपॉर्टेंस देते हैं। नंबर 8। नंबर 9 जो है वो मार्स का नंबर है। मार्स इन हिंदी इज मंगल, मंगल इज दंगल, दंगल इज लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा क्यों? क्योंकि ये बॉल ऑफ फायर है, ये रेड रेड एनर्जी है, रेड कलर का प्लैनेट है,
गुस्सा बहुत ज्यादा है, अग्रेसिव है, लेकिन उसके साथ साथ उतना ही कंपैशनेट भी है, ह्यूमैनिटेरियन है, बहुत जेनरस है, किसी को दुख में नहीं देख सकते। गिवर पर्सनालिटी होते हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं हमेशा, लेकिन ऊपर से अग्रेसिव दिखेंगे, एक्शन ओरिएंटेड होंगे, हमेशा कुछ ना कुछ करना है। बहुत फिजिकल एनर्जी होती है इनके अंदर, अगर ये जिम नहीं जाएंगे, अगर इनकी एनर्जी को चैनलाइज नहीं किया जाएगा, स्पोर्ट्स नहीं खेलेंगे, तो ये गुस्सा करेंगे। तो इनकी एनर्जी को, या ये ऐसे बच्चे जो 9 नंबर के बच्चे हैं वो बहुत तोड़फोड़ कर सकते हैं और वो सब, तो इनको थका दो, इनको इतना आप काम कराएं, इतना आप चैलेंज, क्योंकि हमेशा ये चाहते ही हैं कि हमें कुछ काम दें, हम फिजिकली कुछ करना चाहते हैं। 4 नंबर सोचेगा तो 9 नंबर एक्शन ओरिएंटेड बहुत ज्यादा होगा, फिजिकल वर्कआउट बहुत ज्यादा करेगा। 8 नंबर जो है वो हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करेगा। 7 नंबर जो है वो थिंकर ज्यादा है और वो चाहता है अकेले में अपने आप को शांति से सोचना, लिखना, रिचार्ज करना और अकेले रहना। 6 नंबर वीनस का नंबर है, लविंग, सेंसिटिव, लग्जरी, ब्रांड्स। 5 नंबर पैसे, अकाउंटेंट। 5 नंबर इज ऑल अबाउट अकाउंटेंसी, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, इंटेलिजेंस, रेस्टलेसनेस, बहुत ज्यादा एक जगह नहीं बैठ पाना, ये आपका रूट नंबर है 1 to 9। और इस तरह की पर्सनालिटी आप ऐसा फील करते हैं अंदर से, आपको ऐसा कंडीशन किया गया है बचपन से ही, और इस तरह से आप फील करते हैं। ये जो आपका नंबर है ये आपका बता रहा है पर्सनालिटी। ये हमने समझ लिया है रूट नंबर की आपकी कंडीशनिंग कैसी हुई है, आप कैसे सोचते हैं, आपको लोग कैसे परसीव करते हैं, आपकी बाहरी पर्सनालिटी क्या है, आपका मास्क क्या है, आप दिखते कैसे हैं लोगों के सामने। अब दूसरा नंबर मैंने आपको बताया था, एक और नंबर कैलकुलेट करना है, लाइफ पाथ नंबर। लाइफ पाथ नंबर हमें बताएगा कि हमारे इनर कोर में क्या रखा हुआ है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा क्या है। वो पर्सनालिटी जो अंदर से हम फील करते हैं, बाहर से दिखने वाली, ये पर्सनालिटी है जो रूट नंबर बताता है। लाइफ पाथ नंबर बताता है आप अंदर से कैसे सोचते हैं, क्या मेंटल पैटर्न्स है, क्या नेगेटिविटी है, आप क्या अंदर आप सबकॉन्शियसली क्या चल रहा है आपके अंदर। तो अपना लाइफ पाथ नंबर कैलकुलेट करने के लिए आप ये स्टेप फॉलो करें, अपना फुल डेट ऑफ बर्थ लिखें। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में अगर ये है 24 जुलाई 1990, तो आप करेंगे 2 + 4 + 7 +1 + 9 + 9 + 0। आप सारे नंबर्स को, सारे डिजिट्स को अलग अलग करके भी कर सकते हैं, डे को अलग करिए, मंथ को अलग, ईयर को अलग, एक साथ भी कर सकते हैं, रिजल्ट एक ही आएगा। तो इस केस में वो आ जाता है 5। जो भी आपका नंबर आता है लास्ट में, अगर ये डबल डिजिट भी आएगा आएगा ही, तो आप इसको सिंगल डिजिट में रिड्यूस करके एक सिंगल डिजिट पे ले आइए, ये बन गया आपका लाइफ पाथ नंबर। अब नंबर वही रहेगा, न्यूमरोलॉजी में प्लैनेट वही रहेगा। तो नंबर 5 का प्लैनेट क्या पढ़ा था हमने, नंबर 5 का प्लैनेट है मरकरी। अभी आप, अभी तक आपका ये रूट नंबर था, अब जो नंबर आपका लाइफ पाथ नंबर बन गया है वो आपके बारे में क्या बताएगा। मरकरी आपका लाइफ पाथ नंबर है, पर ये क्या बता रहा है आपके बारे में, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो हम नंबर 1 से लेके 9 तक समझेंगे कि जो आपका लाइफ पाथ नंबर है वो आपके बारे में क्या बता रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, क्या पैटर्न्स हैं, क्या गड़बड़ी चल रही है और क्या नेगेटिविटी चल रही है आपके अंदर, वो ये लाइफ पाथ नंबर बताएगा। अगर ये लाइफ पाथ नंबर आता है 1, तो आपके अंदर है फियर ऑफ फेलियर, कॉन्स्टेंट नीड टू प्रूव वर्थ, ओवर इंडिपेंडेंस, मुझे ये सब कुछ करना है, अकेले चलना है, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता है, अगर मुझे कुछ प्रूव करना है हमेशा लाइफ में, अब किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इमोशनल मुझे नहीं होना है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वीकनेस, लाइफ में इमोशनल होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट दिस इज अ प्रॉब्लम व्हेन यू बिकम ओवर दिस, किसी भी चीज का एक्सेस, जब इस चीज का एक्सेस हो जाएगा कि आप सिर्फ इंडिपेंडेंस पे ध्यान दे रहे हैं, आप रिलेशनशिप्स पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आप अपने इमोशंस को फील नहीं कर पा रहे हैं, आप हर वक्त सोच रहे हैं मुझे कुछ प्रूव करना है, प्रूव करना है, और फिर आपको डर भी लग रहा है, फेलियर का भी फियर आपको हो रहा है। तो इस वजह से आपका प्रॉब्लम बन गया है, मेंटल पैटर्न बन गया है, हर सिचुएशन में आप रिपीट कर रहे हैं इस चीज को बार बार, ये आ रहा है सबकॉन्शियस माइंड से और आप समझ भी नहीं पा रहे हैं क्यों हो रहा है। तो 1 वालों का लेसन क्या है, 1 वालों को नंबर 1 लाइफ पाथ को क्या सीखना है कि इतनी ओवर इंडिपेंडेंस करने की जरूरत नहीं है, आप हेल्प सीख कर सकते हैं, आप हेल्प मांगिए किसी से, कोलैबोरेट करिए, आप इमोशनल हो सकते हैं, आप वल्नरेबल हो सकते हैं लोगों के सामने, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ये मैं बहुत डिटेल में जाके हम नहीं समझेंगे अभी इस वीडियो में, मे बी आई विल शेयर विद यू इन डिटेल क्या है, बट अभी यहाँ तक। नंबर 2 का जो फियर है या फिर जो पैटर्न है वो ये है कि नंबर लाइफ पार्ट 2 को हमेशा, अगर नंबर 1 इंडिपेंडेंस ज्यादा है तो नंबर 2 डिपेंडेंस ज्यादा है। उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है, हमेशा यही देखता रहता है कोई दूसरा जना गुस्सा नहीं हो जाए, वैलिडेशन सीख करता रहता है, अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाता है, रिजेक्शन का डर रहता है, बहुत ज्यादा फियर ऑफ अबैंडनमेंट रहता है। नंबर 2 को शांति बनाए रखने की हमेशा कोशिश करता है, पीस मेकर होता है और हमेशा अपने फीलिंग्स को दबा देता है दूसरों को खुश करने के लिए।
हमेशा ये सोचता रहता है कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडर। नंबर 2 इज अ कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडर। झगड़ा नहीं होना चाहिए, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लड़ाई ना हो, उसके लिए बात ही नहीं करना, अपने इमोशंस को दबा देना, चीजों को छुपाना, अपने इमोशंस को ठीक तरीके से नहीं बता पाना, लेकिन वोल्केनो की तरफ फटना, बॉटल अप करना अपने इमोशंस को, फिर एकदम एकदम से सब कुछ बाहर निकाल देना, वो एक इरेगुलेटेड इमोशंस होना, ये नंबर 2 के अंदर है। इनको अपने इमोशंस को समझना, ठीक से मैनेज कर पाना और दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होना, अपने आप को इंडिपेंडेंट भी थोड़ा बनाना इनका लेसन है। नंबर 3 का लेसन है कि अपने इमोशंस को एस्केप करते हैं ह्यूमर के थ्रू, हंसा के, हमेशा हंसते रहना, हमेशा क्लाउन बनना, हमेशा ये सोचना मुझे पॉजिटिव रहना है, डिस्ट्रैक्टेड रहना, ज्यादा बोलना या बहुत कम बोलना, और हमेशा जो है ये सोचना कि मैं अपनी फीलिंग्स तो बता ही नहीं सकता, किसी को बता ही नहीं सकती, कौन समझेगा मुझे क्या पेन फील हो रहा है। और इसी वजह से उनको थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि थ्रोट ब्लॉक्ड रहता है यहाँ पर, क्योंकि वो अपना सच नहीं बता रहे हैं, वो ये नहीं बता रहे हैं अपनी फैमिली को और अपने फ्रेंड्स को कि मुझे अंदर से कैसा फील हो रहा है, बस बाहर से सब कुछ ठीक रखना पर अपने इमोशंस को सप्रेस करना। ये है नंबर 3 का पैटर्न। नंबर 4 का जो पैटर्न है, नंबर 4 लाइफ पाथ 4, ओवर कंट्रोलिंग हो जाना, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा इनको होती है कि कल क्या होगा, सब कुछ प्लान्ड होना चाहिए, एंग्जाइटी, बर्नआउट, ओवर स्ट्रगल करना, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना, डिसिप्लिन होने की कोशिश करना पर ना हो पाना और चेंज ना होना। लाइफ पाथ 4 का प्रॉब्लम है रेजिस्टेंस टू चेंज, इनको चेंज होने से बहुत प्रॉब्लम है, इनको हर चीज सर्टन चाहिए, हर चीज कंट्रोल्ड वे में चाहिए, हर चीज। ओसीडी का प्रॉब्लम भी इनको हो सकता है क्योंकि परफेक्शनिज्म की बहुत ज्यादा आदत होती है, तो बर्नआउट होते हैं अंदर अंदर, क्योंकि हार्डवर्क करने की बहुत ज्यादा, रेस्ट नहीं करना और हमेशा काम करते रहना, ये नंबर 4 का प्रॉब्लम है। नंबर 5 जो है वो फ्रीडम लवर्स हैं, मरकरी का नंबर है, और कमिटमेंट नहीं करना। नंबर 5 ट्रैवलर्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, हमेशा ये फील करना कि मुझे स्टक हो गई हूं, मैं इस सिचुएशन में फंस गई हूँ, मुझे मुझे हर दिन सेम चीजें नहीं करनी है, लोग मुझे एक जगह पर केज कर रहे हैं, मुझे बांध रहे हैं, और उस चीज से बाहर निकलने की कोशिश करते रहना, एस्केप करते रहना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना 5 की प्रॉब्लम है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते रहेंगे, लाइफ इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देती रहेगी, किसी ना किसी तरीके से बचपन से इन पे कोई जिम्मेदारी रही होगी जिससे ये हमेशा फील करते हैं कि मैं स्टक हूं, और हमेशा फील करते हैं मुझे ट्रैप कर लिया गया है, जो इनका ही प्रॉब्लम है, इनको इसे हील करना होगा। नंबर 6 का प्रॉब्लम है नो नहीं बोल पाना, पीपल प्लीजिंग करना, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, बिल्कुल 5 का उल्टा। 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं, 6 ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपनी केयर नहीं करना, दूसरों के लिए सब कुछ करते रहना, वो इसलिए क्योंकि फियर ऑफ अबैंडनमेंट। 6 समझता है लोग मुझे छोड़ के ना चले जाएं, इसके लिए वो बहुत ज्यादा रिलेशनशिप्स में ओवर गिव करता है, ओवर पजेसिव हो जाता है, प्यार के नाम पे कंट्रोलिंग हो जाता है, ओवर पजेसिव होने लगता है अपने रिलेशनशिप्स में, और इसके लिए लोग इन्हें छोड़कर जाते हैं। ऐसा एक्सपीरियंस इनके साथ होगा बार बार अगर ये अपने आप को हील नहीं करेंगे, तो सेल्फ केयर करना, सेल्फ लव करना अगर नहीं सीखेंगे, तो इनका लेसन है अनकंडीशनल लव करना सीखना, लोगों से भी और अपने आप से भी। नंबर 7 का जो पैटर्न है, केतु का नंबर है आइसोलेशन, अकेले रहना, इमोशनल वॉल्स बना लेना, बार बार धोखा मिलना, और फिर ये सोचना किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, ओवर थिंकिंग करना, ट्रस्ट इश्यूज होना, किसी के बहुत ज्यादा करीब ना जाना रिलेशनशिप में, इमोशनली ये सोचना मैं वापस हर्ट नहीं हो जाऊं, तो अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना लेना, ये दीवारें बना लेना, वॉल्स बना लेना, सो दैट बहुत इंटीमेसी किसी के साथ बहुत पास में आने से डर जाना, अकेले रहने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी होना, ये लाइफ पाथ 7। सोशल इंटरेक्शन नहीं करना, बाहर नहीं निकलना, लोगों से नहीं मिलना, अकेलापन इनका एक प्रॉब्लम है जो इनको तोड़ना होगा। नंबर 8 का प्रॉब्लम है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, ईगो होना, मिसयूज ऑफ पावर, हमेशा कहते रहना, सेल्फ ब्लेम, दूसरों को ब्लेम करना हर चीज के लिए कि, और ट्रस्ट इश्यूज इनका भी प्रॉब्लम है, धोखा, फियर ऑफ बीट्रेल, कि भाई दूसरों से इन्हें बीट्रेल, और बार बार उसी चीज में फंसते जाना, और पावर को मिसयूज करना, जैसे ये इस पोजीशन में आते हैं, एक कंट्रोल की पोजीशन में, एक ऐसी पोजीशन में जहां इनको डिसीजन मेकिंग करना होता है, वहां पे गड़बड़ करते हैं और फिर से फॉल डाउन हो जाते हैं, फिर वापस लाइफ इनको थ्रो करती है एक ऐसी पोजीशन में जहां पे इनको डिसीजन मेकिंग करनी है, चीजें करनी है, फिर गड़बड़ हो जाती है, फिर ये फॉल डाउन हो जाते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, क्योंकि इन्हें लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आई और डिसीजन लिया तो गड़बड़ होगा, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि ये मैंने ही किया था, ये बहुत डिफिकल्ट होगा। फियर ऑफ सक्सेस, फियर ऑफ फेलियर नहीं, फियर ऑफ सक्सेस,
कि यहाँ पर डर लगना कि ये जिम्मेदारी अगर मुझ पर आ गई और ये अगर कुछ गलत हुआ तो मेरी वजह से हुआ, ये चीज का डर उन्हें बहुत रहता है, तो वो हार्डवर्क नहीं करते हैं। नंबर 8 का प्रॉब्लम है, लाइफ पाथ अगर 8 है तो, कि हमेशा हार्डवर्क से भागते रहना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते रहना। ये इनका जब तक ये नहीं करेंगे, लाइफ इनको फाइनेंशियल अप एंड डाउन, और ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, कंट्रोल इश्यूज, बहुत ज्यादा कंट्रोल, ये इन प्रॉब्लम्स में इसको डालती रहेगी लाइफ नंबर 8 को। नंबर 9 का प्रॉब्लम है उसी तरह से जैसे 6 का प्रॉब्लम है, ओवर गिविंग करना, मार्टियर कॉम्प्लेक्स, मतलब अपने आप को पूरा ही सैक्रिफाइस कर देना दूसरों के लिए, बाउंड्री नहीं सेट कर पाना, नो नहीं बोलना, गिल्टी फील करना, जब भी दूसरों के लिए कुछ करेंगे तो गिल्ट होना अपने अंदर कि अरे सॉरी, जब भी अपने लिए कुछ करेंगे तो गिल्ट होना कि मैं अपने लिए बहुत ज्यादा तो नहीं कर रही हूँ, मुझे ऐसा टाइम अपने अपने को कुछ टाइम ये देना चाहिए, अपने लिए नहीं, अपने लिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमेशा दूसरों के लिए, तो हमेशा ये रिजेंटमेंट होना, दूसरों को माफ नहीं कर पाना, रिलेशनशिप्स अधूरे रह जाना, 9 नंबर के रिलेशनशिप्स अधूरे रह जाएंगे। और वो हमेशा इस एनर्जी में रहेंगे कि सोशल कॉजेस से जुड़ते नहीं है। लाइफ पाथ 9 का प्रॉब्लम होता है कि बहुत ज्यादा खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए ही सोचना, फैमिली में ही लगे रहना, हमेशा उनके लिए बहुत ज्यादा करना। पर अ टाइम कम्स इन लाइफ ऑफ नंबर 9 जब ये फैमिली से इनको कुछ दोबारा नहीं मिलता है, इन रिटर्न नहीं मिलता है, ये इतने दुखी हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि फिर ये मुड़ते हैं सोशल कॉजेस की तरफ, सोसाइटी की तरफ, और कहते हैं कि अब हम दूसरों के लिए कुछ करेंगे, मासेस पे कुछ इम्पैक्ट लेकर आएंगे, टीचिंग करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि हम लोगों की हेल्प कर पाए। तो ये नंबर 9 को करना होता है, और ये इनका पैटर्न होता है। ये है नंबर 1 से लेके 9 तक। एक और चीज जो पैटर्न्स में आप समझ सकते हैं, बहुत आसान बना देगा आपके लिए। लाइफ पाथ 1 कैसे सोचता है, उसके दिमाग में क्या पैटर्न होता है, आई मस्ट डू इट ऑल अलोन, सब कुछ मुझे अकेले करना होगा, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं है, अकेले ही चलना होगा। ये उसका, ये सब आपके मिसकंसेप्शन है, ऐसा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, पर ऑटोमेटिक थॉट्स हैं आपके दिमाग में, ऑलरेडी ऐसा चल रहा होता है। नंबर 2 कैसे सोचता है, आई नीड टू कीप एवरीवन हैप्पी, मुझे सबको खुश रखना होगा, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना होगा, पीस मेकिंग करनी होगी, झगड़ा नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पे झगड़ा नहीं होना चाहिए। नंबर 3 का प्रॉब्लम है, आई मस्ट स्टे पॉजिटिव नो मैटर वॉट, इस चक्कर में अपनी फीलिंग्स नहीं बताएंगे, पॉजिटिव रहना है, दूसरों को रखना है, सब कुछ ठीक रखना है, सब ठीक है, सब ठीक है, पर बताएंगे नहीं कि अंदर से कैसा फील करते हैं, अपने इमोशंस को दबा देंगे, अपनी क्रिएटिविटी को दबा देंगे। नंबर 4 का काम है, आई मस्ट कंट्रोल एवरीथिंग टू फील सेफ, मुझे हर चीज कंट्रोल में रखनी होगी सेफ फील करने के लिए, और मेरे कंट्रोल में नहीं हुआ, मुझे नहीं पता हुआ क्या होने वाला है, मैंने प्लान नहीं किया, मुझे कल का नहीं पता, फियर ऑफ अननोन अगर हुआ तो मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल से निकल जाएगी, आई फील अनसेफ, मुझे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होगी अगर मुझे पता नहीं होगा लाइफ में क्या हो रहा है, इसकी वजह से इनको ओसीडी प्रॉब्लम हो सकता है। नंबर 5 का प्रॉब्लम है, फ्रीडम मीन्स अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ये सोचता है कि जिम्मेदारी नहीं होगी तो वो फ्रीडम होती है, नो, ये गलत डेफिनेशन है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके भी वहां पर भी फ्री फील कर सकते हैं, ये आपको सीखना है। नंबर 6 का प्रॉब्लम है, इट्स माई जॉब टू फिक्स अदर्स, सबको ठीक करने की कोशिश करना कि तुम ठीक हो जाओ, और हर तरीके से दूसरों के लिए ही करते रहना, ओवर गिविंग करते रहना, फिक्सिंग करने की कोशिश करते रहना, खुद पे ध्यान नहीं देना पर दूसरों को ठीक करने की कोशिश करते रहना, इंटरफेयर करना दूसरों की लाइफ में, दैट्स देयर प्रॉब्लम। नंबर 7 की प्रॉब्लम है, नो वन अंडरस्टैंड्स में, अपनी फीलिंग्स बता ही नहीं पाना, क्योंकि इमोशनल वॉल्स क्रिएट कर लेना रिलेशनशिप्स में, क्योंकि सोचना मुझे समझ ही नहीं पाएगा कोई, मेरे माइंड में जो चलता है, मैं जिस तरीके से सोचता हूँ कोई समझ ही नहीं पाएगा मुझे, ये इनकी प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप बताएंगे तो लोग आपकी बात समझ पाएंगे। नंबर 8 का प्रॉब्लम है, पावर इक्वल्स कंट्रोल, मेरे हाथ में पावर रहेगी, मेरे हाथ में कंट्रोल रहेगा तो मुझे पावरफुल फील होगा, कंट्रोल नहीं जाना चाहिए हाथ से, कंट्रोल नहीं जाना चाहिए, इसके लिए ओवर कंट्रोल रिलेशनशिप्स में करते हैं और अपने रिलेशनशिप्स को खोना शुरू कर देते हैं, ये इनका प्रॉब्लम है। नंबर 9 का प्रॉब्लम है, आई मस्ट लेट गो ऑफ एवरीथिंग इंक्लूडिंग माई सेल्फ, सबको छोड़ने की एनर्जी रखना कि क्या करना है सब कुछ छोड़ दो, और इस तरह की एनर्जी होना कि मुझे अपने आप को भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा दूसरों के लिए, जो कि गलत एनर्जी है। पहले आप बाउंड्री सेट करना सीखें, अपने लिए टाइम निकालें, अपने लिए बहुत कुछ करें, तब जाके आप दूसरों के लिए कुछ कर पाएंगे। ये है आपके कोर मेंटल पैटर्न्स जो बताती है न्यूमरोलॉजी, किस तरह से आप क्या सोचते हैं, ये सबकॉन्शियस बिलीव्स हैं जो हमें पता नहीं होते हैं पर हमारे माइंड में कहीं ना कहीं चल रहे होते हैं। तो ये पैटर्न्स कैसे बनते हैं, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हमें सिखाता है सारी चीजें, हमारे आसपास के लोग हमारे बनाते हैं ये सारे पैटर्न्स हमारे अंदर, पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस होता है, पास्ट लाइफ कार्मिक पैटर्न्स होते हैं जिसकी वजह से हम कैरी कर रहे होते हैं इन पैटर्न्स को अपने माइंड के अंदर, और ये रिपीट होते रहते हैं, जब बार बार हमारी लाइफ में तुम्हारा विश्वास पक्का हो जाता है कि हाँ हम सही सोच रहे हैं, क्योंकि ये पैटर्न्स रिपीट, ये सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में डाले जाते हैं सो दैट आपका ये विश्वास बना रहे कि जो मैं सोच रहा हूँ ठीक सोच रहा हूँ।
लेकिन यही इससे बाहर निकलना, इसको ब्रेक करना, इसको तोड़ना ही हमारा काम है। जो आपको ये बिलीफ सिस्टम तोड़ना पड़ेगा कि जो आप सोच रहे हैं वो ठीक सोच रहे हैं, और उससे बाहर निकलना होगा। यही न्यूमरोलॉजी का काम है, आपको गाइड करना। इन पैटर्न्स में हमें जाना नहीं है, इन पैटर्न्स को हमें तोड़ना है, समझकर, अवेयर होने के बाद। कैसे पता चलेगा इन पैटर्न से? अगर आप गुजर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं इन्हीं पैटर्न्स के थ्रू, तो रिपीटेड इमोशनल ट्रिगर्स, बार बार आप ट्रिगर हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों से गुस्सा आ रहा है, सेम टाइप ऑफ पीपल आपकी लाइफ में बार बार हो रहे हैं, और सेम तरीके की सिचुएशंस आ रही है बार बार, और आप सोच रहे हैं ये हर बार ये सेम सिचुएशन क्यों आ रही है। आप स्टक फील कर रहे हैं, बाहर सब कुछ ठीक है लेकिन पता नहीं अंदर क्यों अच्छा फील नहीं हो रहा, स्टक फील हो रहा है, रुका हुआ फील हो रहा है, और अंदर रेजिस्टेंस टू चेंज फील हो रही है कि कुछ भी हो जाए आप चेंज नहीं होना चाहते। अगर ये साइंस आपके साथ हो रहे हैं तो आप एक पैटर्न के थ्रू गुजर रहे हैं और आपको चेंज करने की जरूरत है। ये पैटर्न ब्रेक कैसे होंगे, अब ये एक अलग सेशन होगा जिसमें हम समझेंगे कि ये अवेयरनेस पहले आएगी। फर्स्ट स्टेप अवेयरनेस है, ये समझना कि ये पैटर्न्स हमारे अंदर हैं। इनर चाइल्ड हीलिंग करना, अपनी स्टोरी वापस से लिखना और समझना कि आप ये नहीं हैं, आप लिमिटेड नहीं हैं, जो पैटर्न्स आपके अंदर हैं आप उन्हें ब्रेक कर सकते हैं। डेली एफर्मेशंस करना अपने नंबर से रिलेटेड, और एक्शन लेना बिल्कुल ऑपोजिट। जो डिफॉल्ट रिएक्शन आ रहा है हर बार, उससे बिल्कुल उल्टा रिएक्शन करना हर बार लाइफ में। और एक्चुअल में ये प्रैक्टिस करना कि नहीं नहीं, जो पैटर्न आ रहा है मैं उससे बिल्कुल उल्टा बिहेव करके हम लाइफ में उसको ठीक कर पाएंगे। तो इन मेंटल पैटर्न्स के फेजेस ये हैं कि सबसे पहले उस पैटर्न को समझिए जो मैंने आज आपको बताया, वो एक फर्स्ट फेज है आपकी लाइफ का, इस थॉट प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना, अवेयर होना। दूसरा, आइडेंटिफाई करना कि ये बार बार हो रहा है क्या आपके साथ। तीसरा फेज है न्यूमरोलॉजी में सेल्फ डिस्कवरी, न्यूमरोलॉजी के रोल को समझना और अपने आप को जान पाना इन पैटर्न्स के थ्रू। और चौथा फेज है आपकी लाइफ का ब्रेकिंग दीज पैटर्न्स, अपनी ग्रोथ के लिए, उस स्टकनेस से बाहर निकलने के लिए इन पैटर्न्स को तोड़ देना। सो दिस वॉज टुडेज सेशन, जिसमें हमने समझा न्यूमरोलॉजी कैसे हमें हेल्प करती है हमारे पैटर्न्स फाइंड आउट करने के लिए, कैसे ये जानने के लिए, क्योंकि फर्स्ट स्टेप तो यही है, चेंज तो हम तब कर पाएंगे जब समझ पाए हमारे अंदर चलता क्या है। और अगर ये समझ पाए कि अवेयरनेस से अंदर क्या है, मेंटल पैटर्न्स क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, क्यों हम स्टक हो रहे हैं, क्यों हम फंसे हुए हैं लाइफ में, तभी तो उन चीजों को बदल पाएंगे। तो ये फर्स्ट जो स्टेज है इसका जानना, अवेयर होना, ये हमने समझा आज के सेशन में। इन नेक्स्ट सेशन वील अंडरस्टैंड हाउ टू ब्रेक दीज पैटर्न्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद ऑल दोज पीपल जिन्हें आप चाहते हैं कि ये चीजें पता चले और वो भी जान पाए अपने मेंटल पैटर्न्स के बारे में। थैंक यू सो मच।